नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। सुबह के 5 बज चुके हैं। आपका करंट अफेयर रोज आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं रेगुलर रह पा रहा हूं और ये सब आप लोगों के प्यार और विश्वास की बदौलत ही हो पा रहा है। आपका प्यार और विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि पहले करंट अफेयर्स में 2000 व्यू आते थे, अब 1000 व्यू आते हैं। कल तो मतलब कमाल ही हो गया, कल तो मतलब दिल गदगद हो गया। मैं दिन भर रोता रहा खुशी के आंसू से कि कल तो मतलब 1000 भी हमने व्यू काउंट नहीं किए। तो ये हमारे करंट अफेयर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माफी चाहूंगा लेकिन सुबह सुबह आपको इस तरीके की खुशखबरी सुना रहा हूं। फिलहाल आप सभी का स्वागत है। तारीख है 12 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिए, थोड़ा सा नहीं कस के शेयर करिए, क्योंकि आप सभी को पता है या नहीं पता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज आप बताता हूं कि अगर किसी भी वीडियो को पब्लिश होने से, यानी कि जब आपका वीडियो आपके पास आता है, कुछ घंटों के अंदर अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो यूट्यूब उसे डिटेक्ट कर लेता है कि ये किसी भी काम का वीडियो नहीं है। अभी पता नहीं किसी सज्जन को मुझसे परेशानी हो गई, उन्होंने मेरे चैनल को रिपोर्ट कर दिया है और रिपोर्ट करने का मतलब यह है कि वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी। रिपोर्ट इस तरीके से किया गया है कि इस चैनल पर भद्दे कंटेंट है, इस चैनल पर कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो कम्युनल राइट्स यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तो ऐसा जिस भी सज्जन ने किया है वो बहुत ही बढ़िया किया है उन्होंने, तो उसके लिए उन्हें वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा है, चैनल जो है वो उसको डाउन करता चला जा रहा है। और इसका इफेक्ट आप देख रहे होंगे कि सभी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दें। और इस समय आप लोगों की ही ज़रूरत है। आप जब भी वीडियो का लिंक पाते हैं तो उसे तुरंत एक बार जरूर खोलें, दिन में 10-5 बार लिंक को ओपन करते रहें, 2-2 मिनट तक उसको चलने दें, वीडियो को बकायदा कि दिखता रहे कि उसका वॉच टाइम आ रहा है। इन छोटी छोटी प्रैक्टिस के जरिए अगर मैं करूंगा तो मैं दिन भर अपना वीडियो देखता रहूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये नंबर ऑफ यूजर्स को करना होगा, ये आप करेंगे तो इससे वीडियो रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। और उन सज्जन ने जो रिपोर्ट किया हुआ है चैनल को, उससे क्या हो जाएगा, रिपोर्ट हट जाएगी। और चैनल अभी अंडर रिव्यू चला गया है। अंडर रिव्यू का मतलब यह है कि इस चैनल के कंटेंट को एक एक करके वो वीडियो को रिव्यू करेंगे और जब तक उनको रिव्यू नहीं करेंगे तब तक वो हमारे चैनल को रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर रही हमारे बीच में। तो फिलहाल आज तारीख है 12 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, 5। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे सुबह के 5 बजे। देखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये करंट अफेयर्स आता रहेगा, प्रॉमिस। रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखिए। अगर बाई चांस आपको वीडियो रिकमेंड नहीं होती है या आपको चैनल पे दिखाई नहीं देती है तो कम से कम यहां पर आपको लिंक जरूर मिल जाएगा वीडियो का, और यहां पर आपको लिंक मिलता रहेगा तो आप उसे बाकायदा एक्सेस कर पाएंगे। कभी कभी चैनल पे वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, वो रिपोर्टिंग की वजह से, वो जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप सभी अगर मॉनिटरी हेल्प करना चाहते हैं या फिर रीजनिंग दमदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो संपूर्ण रीजनिंग बैच है, इसे आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये आपको डीसीए का चलाने के लिए एकमात्र प्रोडक्ट है जो आपको डीसीए को रन करने के लिए मैं चला रहा हूं। और इसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है, 300 रुपए फीस है। काफी सारे बच्चों ने इसको परचेज किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। और यहाँ पर आप ए टू जेड रीडिंग पढ़ेंगे, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, मैं कंप्लीट रीडिंग जो है वो यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। अब बारी है आज के हमारे हेडलाइंस की। 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। नोवाक जोकोविच ने जीता है 2022 विंबलडन पुरुष एकल खिताब। चार्ल्स लेक्लर ने जीता ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स। जानवी डांगेती बनी है एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष चुने गए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना। पीएम नरेंद्र मोदी जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन नेशनल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया है। अभिषेक वर्मा ज्योति सुरेखा ने जीता विश्व खेलों में कांस्य पदक। और भुवनेश्वर कुमार बने T20 में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज। यहां पे 500 इंक्लूड कर लीजिएगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। यह बात एकदम सही है।
आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं सर। सर आपको ज्यादा पता है कि दुनिया में असफल लोग ज्यादा हैं कि सफल लोग ज्यादा हैं? सोच के बताइए। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में असफल लोगों की संख्या ज्यादा है जबकि सफल लोगों की संख्या बहुत कम है। और हम जिन लोगों से घिरे होते हैं उनमें से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं अपने अनुभव के आधार पर हमारी सफलता और असफलता को आंकने की कोशिश करते हैं। अपने प्रयास के आधार पर हमारी सफलता और असफलता को आंकने की कोशिश करते हैं। और अक्सर वो ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कोई काम किया है वैसे ही आप भी उसे करें। हम भी अगर किसी को सलाह देते हैं तो अपने हिसाब की ही सलाह देते हैं। तो यकीन मानिए कि हर किसी की सलाह सुनना आवश्यक नहीं है। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको हमेशा ये कहें कि यार ऐसा नहीं होता, यार इतना आसान थोड़ू ना, इतना थोड़ू ना, ऐसा थोड़ू ना होगा, ऐसा होता तो हम ना कर लेते। तो भाई साहब आप नहीं कर पाए तो इसका कोई गारंटी नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर किसी की परिस्थिति, हर किसी का जीवन, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। किसी और के आधार पर अपने आप को कतई मत आंकिए। किसी और के अनुभव के आधार पर, किसी और की स्ट्रेटजी के आधार पर अपने आप को बिल्कुल भी मत आंकिए। यानी आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और यकीन मानिए जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं कर सकता उस पर दुनिया कैसे विश्वास करेगी। अगर आपको अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके माँ बाप या आपकी पत्नी या आपके रिश्तेदार आपके ऊपर विश्वास करें। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करिए और लोगों की सलाह फालतू में लेना बंद करिए, क्योंकि ये फ्री की सलाह निश्चित रूप से आपका मनोबल गिराएगी। और खासकर ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इतना आसान थोड़ा ही है, हम ना कर लेते। तो भाई ये सब मत सुनिए। चलिए आइए आते हैं, और ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए, रहना समय ना बीत जाए। समय बहुत बहुमूल्य है और आप इस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो समय है, आपके पास जो चीजें हैं, वो समय रहते बदलेंगी। आपका समय जा रहा है, जीवन जा रहा है, तो समय को पकड़ना सीखिए। सुबह उठना सीखिए, 24 घंटे में अधिकतम पढ़ाई करना सीखिए और लगातार 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 मेहनत करना सीखिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज में लगातार कोई काम करते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसे हासिल कर सकते हैं। आइए करते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका 10 जुलाई को मनाया जाता है। कल मैंने आपको हाइफोफाइजेशन के बारे में बताया था। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 9 जुलाई 2022 को विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली एलिना रिबाकाना किस देश से संबंधित है? कजाकिस्तान से है, और कजाकिस्तान की पहली महिला है जिन्होंने विंबलडन जीता है। कुआलालंपुर में आयोजित 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह आपका जीता है वेक्टर एक्सेल्सन ने। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप भूल गए हैं वीडियो शेयर करना। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल आयोजन पहले गोवा में होने वाले थे, बट अब ये गुजरात में होंगे। इनको ध्यान रखिएगा। ये कौन सा एडिशन होगा राष्ट्रीय खेलों का? ये आपका 36वां यानी 36 एडिशन होगा। 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ना 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 ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनाथ सिंह ने किया है, माफी चाहूंगा, राजनाथ सिंह ने किया। नरेंद्र मोदी घूमते रहते हैं मेरे दिमाग में। जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आर के गुप्ता को। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। 9 जुलाई 2022 को गुजराती में एक पुस्तक स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरों 75 स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, उनके जीवन पर आधारित है। इसका विमोचन जो है वो मीनाक्षी लेखी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा किया गया। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में किस देश के वरिष्ठ मंत्री श्री थर्मन सनमुगरत्नम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में भाग लिया है? तो यह सिंगापुर से संबंधित है। कौन? श्री थर्मन सनमुगरत्नम। बड़ोदरा में संकल्प भूमि, बरगद पेड़ परिसर और सतारा में एक स्थान को किस महापुरुष से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। खर्ची पूजा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो खर्ची पूजा जो है वो आपका त्रिपुरा में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। कल मैंने सभी तरह के त्योहार जो है वो डिस्कस किया। और अब रहिए ना बेखबर, मिलेगी हर एक खबर मेरे साथ सुबह 5।
तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में पहली जानकारी जो आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अब हम 8 अरब हो गए हैं, यानी कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब होने वाली है। तो इस बार की जो थीम है वो भी इसी से संबंधित है। जनगणना की बात की जाए तो जनगणना से कई प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, और जनगणना ही अकेले पढ़ाने की बात की जाए तो कम से कम 5-6 घंटे अकेले जनगणना पढ़ाई जा सकती है। फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी पूरे देश में। 1872 में ये जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? उस टाइम लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये पहली जनगणना हुई थी। जबकि 1881 से ये जनगणना विधिवत होना शुरू हो गई है। हर 10 साल में ये जनगणना होती है। लॉर्ड रिपन के समय से ये जनगणना विधिवत होना शुरू हो गई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो WC प्लॉडन ने करवाई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो WC प्लॉडन ने करवाई थी। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो RA गोपाला स्वामी ने करवाई थी। जो किसने करवाई थी? RA गोपाला स्वामी। RA गोपाला स्वामी ये क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। वर्तमान समय में आपके जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी। वर्तमान समय में आपके सेंसस कमिश्नर यानी कि जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। इस बार जो हमारी जनगणना होने वाली है 2021 की जनगणना जिसे कहा जा रहा है, अभी तक कोरोना वायरस की वजह से लगातार डिले हो रही है, वो 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना। 16वीं जनगणना है। 16 भाषाओं में जनगणना की जाएगी, और इसमें जब आपके जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे वो आपसे कितने प्रश्न पूछेंगे? वो आपसे 31 प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर जो है वो नोट करेंगे। भारत में जनगणना जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज इसलिए है कि इसके दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि इतना सुरक्षित दस्तावेज होता है इसको सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेस नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 246, अनुच्छेद नंबर 246, 2, 4, 6 तीनों इवन नंबर है। आर्टिकल नंबर 246 में बताया गया है कि भाई आपकी जो जनगणना है वो राज्य का विषय है, यानी संघ का विषय है, केंद्र का विषय है। तो आर्टिकल नंबर 246 में जनगणना को केंद्र का विषय बताया गया है। जनगणना को क्या बताया गया है? केंद्र का विषय बताया गया, यानी कि ये सेंटर रिलेटेड इशू है। आपका जो जनगणना की कराने की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? वो केंद्र की होगी। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 246 में ये आपको बताया गया है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है यहां पर कि एक शहर की पूरी जनगणना पहले देश में नहीं हुई, पहले एक शहर की पूरी जनगणना। पहला जो भारतीय शहर था जिसकी पूरी जनगणना हुई थी वो थी 1830 में ढाका। तब ये भारत में था, तो ढाका में पूरी जनगणना हुई थी हेनरी वॉल्टर द्वारा। ये किसके द्वारा कराई गई थी? हेनरी वॉल्टर द्वारा भारत में किसी शहर की पहली जनगणना कराई गई थी। हेनरी वॉल्टर द्वारा 1830 में ढाका में। यूपीपीसीएस का प्रश्न है कि पहला भारतीय शहर कौन सा था जिसकी जनगणना करवाई गई थी? 1830 में हेनरी वॉल्टर ने इसकी जनगणना करवाई थी। इसको याद रखिएगा, हेनरी वॉल्टर का नाम याद रखिएगा। ढाका, ढाका अब कहां पर है? बांग्लादेश में। तो हम बात कर रहे थे जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आम लोगों के बीच बढ़ती जनसंख्या के परिणामों में के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। 2022 के लिए इसकी थीम अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल रही है। अब बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डे हैं जुलाई में। जुलाई में कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो हमें याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जन्मतिथि पर नेशनल डॉक्टर डे। 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूएफओ डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, यानी सहकारी समितियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। और आज है 12 जुलाई, इसे वर्ल्ड मलाला डे मनाते हैं। वर्ल्ड मलाला डे मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया था। मलाला यूसुफजई कहां पर रहने वाली है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान की। 17 जुलाई खैबर पख्तूनख्वा की रहने वाली है। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को मनाएंगे नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, और 28 जुलाई को मनाएंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।
यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाएगा इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आपको जुलाई के जो इंपॉर्टेंट डे हैं वो याद रखने हैं। कौन से? एक तो आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद रखना है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे। ये दो ऐसे डे हैं जिनको आपको भूलना ही नहीं है। मतलब कोई अगर रात में भी आपको जगाए कि भैया बताओ कि टाइगर डे कब मनाते हैं, तो कह दो भैया 29 जुलाई को मनाते हैं, अब सोने दो। आइए आपको आगे ले चलते हैं। अगली जानकारी है, जुलाई 2022 में कल हमने डिस्कस कर ही लिया था कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच का बल्ला चला, मतलब बैडमिंटन चला, और अल्टीमेटली उन्होंने यहां पर आपका विंबलडन ओपन का खिताब जीत लिया है। विंबलडन ओपन का खिताब जीतने के साथ साथ ये उनका 7वां विंबलडन खिताब है, जबकि चौथा लगातार खिताब है, यानी कि पिछले 4 विंबलडन से लगातार नोवाक जोकोविच ही जीत रहे हैं। उन्होंने निक किर्गियोस को हराया था। तो 10 जुलाई 2022 को सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराकर विंबलडन जीता है। अब हो सकता है कि आप इसे ध्यान से ना पढ़ें, लेकिन यह याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के हैं निक किर्गियोस। यह जोकोविच का कुल मिलाकर 21वां ग्रैंड स्लैम है। वो रोजर फेडरर से 1 ग्रैंड स्लैम आगे है, जबकि राफेल नडाल से 1 ग्रैंड स्लैम पीछे चल रहे हैं। राफेल नडाल ने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जबकि रोजर फेडरर ने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। यह जोकोविच का 7वां विंबलडन खिताब भी था। जोकोविच ने लगातार चौथे साल विंबलडन का ताज अपने नाम किया है। ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो है आपका, कहां गया, हाँ, विंबलडन। विश्व का सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन है। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि घास पर खेला जाता है। इस बार नोवाक जोकोविच सर्बिया के और एलेना रिबाकीना ये कहां की है? कजाकिस्तान के, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। इसके अलावा राफेल नडाल ने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन जीता था, और इगा स्विटेक पोलैंड की है, उन्होंने महिलाओं में इसे जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो राफेल नडाल और एश्ले बार्टी, जबकि अभी आपका यूएस ओपन होना बाकी है। पिछले साल के रिजल्ट के मुताबिक दानिल मेदवेदेव और एमा राधाकानु ने जीता था। एमा राधाकानु जो है वो पहली ब्रिटिश प्लेयर है जिन्होंने ये आपका यूएस ओपन जीता है। कौन सा? यूएस ओपन जीतने वाली पहली ब्रिटिश प्लेयर है, ब्रिटेन की प्लेयर है। एमा राधाकानु को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? इसमें बड़ी दिक्कत होती है, याद करने में भी बड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसका प्रश्न अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि ये ग्रैंड प्रिक्स फला आदमी ने जीती है और वो किस कंपनी के ड्राइवर है, या फिर अभी हाल ही में। तो अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो जिस भी वर्ष आपका पेपर है, लेटर सपोज मान लेते हैं अभी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो आपको 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए था कि किसने जीता है। सिर्फ विनर का नाम आपको याद रखना होगा। तो फिलहाल इस बार मैक्स वर्स्टेपेन ने चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ये जो है ये चार्ल्स लेक्लर है और इन्होंने इसे जीत लिया है। किसको? ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना वही जगह है जिसको अभी हाल ही में मोस्ट लिवेबल सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि पूरे विश्व में सर्वाधिक रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा है? वो वियना है। यानी कहीं रहना चाहते हो तो वियना में रहो जाके, लेकिन बहुत मेहनत पड़ेगी। तो फेरारी के रेसर कहां, किस कंपनी के ड्राइवर है? फेरारी के हैं। नाम क्या है? चार्ल्स लेक्लर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रिया नहीं सोचेगा, और मजे की बात है कि ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीती है, ये अभी पहले हुई थी। तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपेन दूसरे और मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। यह लेक्लर की 2022 की तीसरी जीत थी। लेक्लर ने पहले क्रमशः 2022 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था। कुल मिलाकर लेक्लर ने अपने कैरियर में 18 पोडियम फिनिश हासिल करने के अलावा 5 रेस जीती है। अभी तक विश्व में सर्वाधिक F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड जो है वो लुइस हैमिल्टन के पास है। अगर हम बात करें इस साल के, पूरा मैंने डेट वाइज यहां पर आपको एक लिस्ट निकाल के दिया है, ये मैंने फॉर्मूला 1 से निकाला है। तो यहां पर ग्रेट ब्रिटेन अभी हुई थी, वो किसने जीती थी? कार्लोस सैंज ने, ये जुलाई में हुई है। इसके अलावा ऑस्ट्रियाई वाली किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर ने। इससे पहले कनाडा हुई थी, वो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती थी। और आप देख सकते हैं चार्ल्स लेक्लर ने ये जीती है ऑस्ट्रेलियाई, और बहरीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही किसने जीती थी? चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर किसके ड्राइवर है? फरारी के ड्राइवर है। तो इस लिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि घूम फिर के कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पिछले अभी 1-2 सालों से तो इससे जुड़े हुए ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक आध प्रश्न पूछा जाने की पूरी संभावना है, तो इसको देख लीजिएगा। सिर्फ इतना याद रखना होता है कि कौन सी रेस किसने जीती है। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में
एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है? तो यह है जानवी डंगेटी। जानवी डंगेटी जो है ये भारत की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय बालिका है और एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें दुनिया भर से लोग चुने जाते हैं। तो ये इस कार्यक्रम के दुनिया भर से 6 व्यक्तियों में से चुनी गई एक थी। उन्होंने जून 2022 में एएटीसी में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है। एएटीसी एक निजी एजेंसी है जिसे स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। ये एक तरह का ट्रेनिंग सेक्टर होता है और आप इसके अंदर जाते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करते हैं और आपको एक प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त हो जाती है। तो इनका नाम क्या है? जानवी डंगेती। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली, और ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है और पहली भारतीय महिला भी है। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ महिलाएं जो है वो चर्चा में रही, उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सिनी शेट्टी सिनी शेट्टी को अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया चुना गया। सिनी शेट्टी को क्या चुना गया? फेमिना मिस इंडिया चुना गया। फेमिना मिस इंडिया का मतलब ये हो गया कि अब जो मिस वर्ल्ड होगा इस बार का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। फेमिना मिस इंडिया सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी कहाँ की रहने वाली? कर्नाटका की। केतनजी ब्राउन। केतनजी ब्राउन जो है ये पहली महिला, फर्स्ट वीमेन, फर्स्ट ब्लैक वीमेन, पहली ब्लैक वीमेन, फर्स्ट ब्लैक वीमेन चुनी गई है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर? यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में चुनी गई है। जो बाइडेन ने इनकी नियुक्ति की है। राधा एंगर प्लम राधा एंगर प्लम को अभी हाल ही में जो बाइडेन जी ने पेंटागन में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। पेंटागन जहां का पेंटागन जिसे आप अमेरिका का सुरक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं। सरगम कौशल। सरगम कौशल को मिसेज इंडिया वर्ड चुना गया है। क्या चुना गया? मिसेज इंडिया वर्ड। सरगम कौशल को मिसेज इंडिया वर्ड के रूप में चुना गया है। बहुत बढ़िया। हरिणी लोगन। हरिणी लोगन, नाम ध्यान से सुनिएगा। हरिणी लोगन। हरिणी लोगन को अभी हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का विनर चुना गया। स्क्रिप्स नेशनल, ये भारतीय मूल की है इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, नेशनल यूएसए में ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, जिसकी विनर कौन चुनी गई? हरिणी लोगन, स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। इसके अलावा मोहिंदर के मीठा। मोहिंदर के मीठा। मोहिंदर के मीठा जो है ये पहली दलित फीमेल मेयर है जो लंदन में चुनी गई है। फर्स्ट फीमेल दलित मेयर, फर्स्ट फीमेल दलित मेयर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में चुनी गई है। पहली दलित महिला मेयर, पहली दलित महिला मेयर लंदन काउंसिल में चुनी गई है, यूके लंदन काउंसिल में। अभिलाषा बराक, आर्मी पायलट, फर्स्ट फीमेल आर्मी पायलट, कॉम्बैट पायलट आप कह सकते हैं, यानी कि पहली भारतीय थल सेना के अंतर्गत, थल सेना के अंतर्गत पहली महिला जिनको आर्मी पायलट के रूप में नियुक्त किया गया। प्रियंका मोहते, पहली भारतीय महिला जिन्होंने 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह किया। 8000 से ऊंची 5 पीक को क्या किया है? फतेह किया है। किसने? प्रियंका मोहिते ने। प्रियंका मोहिते ने 8000 से ऊंची 5 चोटियों को अभी हाल ही में फतेह किया है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक अबव 8000 मीटर। केन तनाका 119 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। केन तनाका विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा, सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया के रूप में चुनी गई। केतनजी ब्राउन पहली ब्लैक फीमेल महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में चुनी गई। कहां पर? अमेरिका में। कहां पर चुनी गई? अमेरिका में जज के रूप में चुनी गई। इसके अलावा राधा एंगर प्लम जो बाइडेन जी की अध्यक्षता में इन्हें पेंटागन का अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ड बनाई गई। हरिणी लोगन इन्हें स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का विजेता चुना गया। मोहिंदर के मीठा पहली फीमेल दलित मेयर लंदन काउंसिल में। अभिलाषा बराक पहली महिला आर्मी पायलट। प्रियंका मोहते पहली इंडियन महिला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह किया। केन तनाका 119 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हो गया। जापान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के तौर पर नामित थे। जुलाई 2022 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वाईएसआर आजीवन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं आपके वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। इनका नाम क्या है? वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी चुने गए हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को सत्तारूढ़ युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, युवा जन
श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी का आजीवन अध्यक्ष चुना गया है। किसी अन्य नेता ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। वाईएसआरसीपी महासचिव वी विजय साई रेड्डी, जो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर थे, ने जगन मोहन रेड्डी को पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुन लिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ACB 14400 ऐप लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? यह भ्रष्टाचार से संबंधित है। यानी अगर कोई भी कर्मचारी आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाए तो आप ये उसकी शिकायत इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। पासुवुला पंडुगा पशुओं से संबंधित एक महोत्सव है जो अभी हाल ही में संक्रांति के अवसर पर आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसे कनुमा भी कहा था। कनुमा जो है तो ये संक्रांति का तीसरा दिन होता है। संक्रांति के तीसरे दिन को कनुमा फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि भाई पशुवुला पंडुगा ये कहां से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा पहला प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क यानी PM वानी प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया? ये आपका आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में बेस्ट मरीन स्टेट का दर्जा किसे प्राप्त किया गया? यानी कि सबसे अच्छा नैविक क्षेत्र के लिए या नौसैनिक क्षेत्र के लिए कौन सा कंट्री का प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की। AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट एज को यहां पर 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। आंध्र प्रदेश है, इसकी पोजीशन अभी हाल ही में स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग में टॉप पर रहा। स्टेट गवर्नमेंट ऑन 8 मार्च 2022 को FLO इंडस्ट्रियल पार्क, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में बनाया। AP गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में, ये तो हमने तो कर ही लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी प्रोजेक्ट शुरू किया था और भारत का पहला सरकार द्वारा समर्थित पशुओं के लिए जो एम्बुलेंस चलाई गई, वो आंध्र प्रदेश में चलाई गई। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है वो है यदुगुरी संधिनीति जगन मोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिश्चंदन गवर्नर है। स्टेट बर्ड इंडियन रूलर। ब्लैक बग जो है स्टेट एनिमल है। नीम का पेड़ जो है वो स्टेट ट्री है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख डांस फॉर्म है। बुरा कथा ये भी आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख डांस फॉर्म है। बट्टा बोमालू ये भी आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख डांस फॉर्म है। नागार्जुन सागर परियोजना आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। रोलापाडू प्रमुख नेशनल पार्क है। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। स्टेटहुड डे 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। टोटल 26 जिले हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया था? 13 नए जिलों की स्थापना की, जिसकी वजह से अब यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। कितनी हो गई है? 26। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत में संवर्धित वास्तविकता या ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक तरह से ये एक हेरिटेज साइट की तरह भी दर्जा पाता है, धरोहर स्थल के रूप में भी इसकी मान्यता प्राप्त होती है। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपने देखा जुरासिक पार्क मूवी एक देखी होगी, वहां पर आपने देखा होगा कि नकली डायनासोर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक AI डिवाइस होती है जो 3D मॉडल पर चित्रों को डेवलप करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास जानवर टहल रहे हैं, आपके आसपास इमारतें बनी हुई हैं। तो इस तरीके का मनोरंजन का जो साधन है वो सबसे पहले कहां पर डेवलप हो रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। जिसे आप मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर यात्री वर्चुअली जानवरों से मिल सकेंगे, जादू के करतब देख सकेंगे, बर्फबारी देख सकेंगे, दुनिया के किसी भी स्थान की यात्रा कर सकेंगे। यह मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा, यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि के दौरान मनोरंजन और सूचना प्रदान करेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में जादू के दर्पण स्क्रीन के सामने खड़े व्यक्ति के चारों ओर एक वर्चुअल दुनिया बन जाती है और एक तरह का आपने देखा होगा कई मूवी में 3D दिखता होगा, बाकी समझ गए होंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। PM नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया? यानी कि नेचुरल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। इसमें हजारों किसान और अन्य सभी हितधारकों की भागीदारी देखी गई है। जुलाई 2022 में विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वर्ल्ड पीस फोरम का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका 10वें संस्करण का आयोजन कहां पर हो रहा है? ये आपका चाइना में किया जा रहा है। ठीक है, ये उन देशों का संगठन है जो विश्व में शांति चाहते हैं। एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक तरफ शांति भी हो रही है।
तो विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर चर्चा की गई है। चीन में भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार रावत ने इस पैनल में चर्चा में भाग लिया था। अभी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट समिट या कॉन्फ्रेंस हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कहां कहां पर हुए। जैसे 32वां नाटो सम्मेलन जो हुआ है ये आपका मैड्रिड में हुआ। कहां पर हुआ? मैड्रिड में। और इसी सम्मेलन में फिनलैंड और स्वीडन ने बोला कि हमें नाटो में शामिल कर लो, अपने एप्लीकेशन दायर कर दिया। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन महासागर सम्मेलन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारी तरफ से गए थे। ये कहां पर आयोजित हुआ? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? ये आपका चाइना में आयोजित किया जाएगा। न्यू दिल्ली ने अभी हाल ही में नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी का आयोजन किया। 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट, ये कहां पर आयोजित हुआ? इजिप्ट में। 8वां वैश्विक कॉन्फ्रेंस, जो नव निर्वाचित सांसद होते हैं, ये यंग एज के सांसद होते हैं, उनके लिए जो एक प्रोग्राम है वो कहां पर आयोजित किया गया? इजिप्ट में। 12वां WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टर लेवल का, मंत्री लेवल का जो कॉन्फ्रेंस है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक देशों का 25वां एनिवर्सरी समारोह आपका ढाका में मनाया गया, जबकि 5वां सम्मेलन बिम्स्टेक देशों का कहां पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, ग्लोबल यानी वैश्विक ऑर्गेनिक समारोह, ये कहां पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अलावा बेंगलोर में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया था, और एस्टोनिया में विश्व के सबसे बड़े साइबर एक्सरसाइज का उद्घाटन हुआ। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड में संपन्न हुआ। फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 डॉक्टर जितेंद्र सिंह लिस्बन जाएंगे। चीन द्वारा आयोजित किया गया 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई। मिस्र में आयोजित हुआ युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन और 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में ओपन किया गया। और बिम्स्टेक में श्रीलंका में 25वीं जो आपका समारोह हुआ है, एनिवर्सरी जो मनाई गई है वो ढाका में मनाई गई, और 5वीं जो है वो आपका श्रीलंका में हुआ। यहाँ हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो आपका नई दिल्ली में हुआ, और बेंगलोर में प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन इंडिया का शुरुआत किया था। जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में, ध्यान से सुनिएगा, बर्मिंघम, आपके जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वो आपके कहां पर होने वाले हैं? बर्मिंघम में होने वाले हैं। लेकिन वो अमेरिका का बर्मिंघम नहीं है। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वो आपके कहां पर होने वाले हैं? वो आपके बर्मिंघम में होने वाले हैं। लेकिन वो आपके कहां पर होने वाले हैं? यूके में। ये बर्मिंघम लंदन वाला है। 2 बर्मिंघम है, एक अमेरिका में भी है और इसमें भी है। बर्मिंघम जो है ये लंदन वाला है, तो यहां पर मत कंफ्यूज होना। ये आपका अभी शुरू होगा, मुझे लगता है 27 जुलाई के आसपास ये शुरू होगा। फिलहाल यहां पर वर्ल्ड एथलेटिक्स के गेम चल रहे हैं, जिन्हें वर्ल्ड गेम्स कहा जाता है। तो वर्ल्ड गेम्स जो है ये 11वां संस्करण है। वर्ल्ड गेम्स का ये कौन सा संस्करण है? वर्ल्ड गेम का ये 11वां संस्करण है। 11वां संस्करण, 11th एडिशन, जिसमें आपका गोल्ड मेडल हमें दिलवाया। किसने दिलवाया? सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने। सॉरी, गोल्ड मेडल नहीं, कांस्य पदक था। हमेशा मुझे गोल्ड ही नजर आता है। ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने मेक्सिको के मिगुएल वेसेरा और एंड्रिया वेसेरा को हराकर कंपाउंड मिक्स टीम में स्पर्धा में पदक जीता। यह बात के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक था, और वर्मा में कुल मिलाकर 50वां अंतरराष्ट्रीय पदक था। वर्मा का है ना, किसका? अभिषेक वर्मा का ये 50वां कुल पदक था। तो ये जो आपके वर्ल्ड गेम है ये आपके हर साल नहीं, हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी क्या है, 2021 वाले ये आयोजित हो रहे हैं। कौन वाले आयोजित हो रहे हैं? 2021 वाले। कहां पर आयोजित हो रहे हैं? अमेरिका के बर्मिंघम में। इसके बाद 2021 के बाद 2025 वाले कहां पर आयोजित होंगे? चेंगडू में। चेंगडू कहां पर है? चाइना में। चेंगडू में आयोजित किए जाएंगे। चेंगडू कहां पर है? चाइना में। इससे पहले ये आयोजित हुए थे 2017 में। 2017 में वर्ल्ड गेम्स कहां पर आयोजित हुए थे? ये ध्यान रखिएगा, पोलैंड में आयोजित हुए थे। 2017 में वर्ल्ड गेम कहां पर आयोजित हुए? पोलैंड में। 10वां संस्करण वहां पर आयोजित हुआ था। 11वां संस्करण आपका आयोजित हो रहा है बर्मिंघम में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम यूके में है, तो दोनों में डिफरेंस है, एक साथ मिला मत देना उन्हें। T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने T20 इंटरनेशनल में 500 डॉट बॉल फेंक दी है, और यह उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हासिल की। उनके पीछे सैमुअल बद्री,
टिम साउदी और मिशेल स्टार्क के साथ T20 में जो बॉल टेली मेडल है उसमें वो काफी आगे चल रहे हैं। तो भुवनेश्वर कुमार ने 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए भारतीय आरती सब मिलाकर के, मतलब ओवरऑल वो सबसे पहले गेंदबाज है जिन्होंने T20 इतिहास में T20 के संस्करण में आपके 500 डॉट बॉल मतलब जिस पर रन ना आए हो। अब बारी है आज के वन लाइनर की। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जुलाई 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? चार्ल्स लेक्लर ने। पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? जानवी डंगेती। जुलाई 2022 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जगनमोहन रेड्डी को। भारत में संवर्धित वास्तविकता सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। पीएम नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 को किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया? सूरत में। जुलाई 2022 में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान, ये हम कई दिन पहले ही आपको बता चुके हैं, जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में तिहान को डेवलप किया गया। जुलाई 2022 में विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? चाइना में। जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में विश्व खेलों कौन सा संस्करण हो रहा है? बर्मिंघम में वर्ल्ड गेम्स का कौन सा संस्करण हो रहा है? वर्ल्ड गेम्स का याद रखिएगा 11वां संस्करण हो रहा है। यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। और T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार। व्यापार और बैंकिंग के संदर्भ में CRAR क्या है? कल मैंने आपसे पूछा था। तो यह जोखिम संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी है ना। तो राइट आंसर इज ए CRAR, capital to risk asset ratio, which means a national agency track our bank to maintain some amount, which is known as CRAR. Nowadays, it is 9%, as we know that his cash reserve ratio is the percentage of money which a bank has to be keep with RBI in form of cash, whereas statutory liquidity ratio is the proportion of liquid asset to time and demand liability. पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात कहते हैं। यह बैंक की पूंजी और जोखिम का अनुपात होता है और भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 9% की CAR बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देना। थैंक यू फॉर द करेंट अफेयर। थैंक यू धीरज एंड थैंक यू EG2Sky 2.0। और आज का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग वीडियो देखें हर कोई एक कमेंट जरूर करें। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक कमेंट करने में, लेकिन वीडियो का रिकमेंडेशन काफी बढ़ सकता है। तो सभी लोग कमेंट करिएगा, जितने भी लाइक हो, जितने भी लोग वीडियो देखें, सभी लोग प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। तो आज का प्रश्न तो छूट ही गया, आया ही नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आपको कमेंट करना है वो करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फाइल सेव करना भूल जाते हैं, जैसे आज मैं भूल गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो शेयर करिएगा जरूर, बताइएगा लोगों को जरूर। मिलते हैं कल, ठीक है? बाय, टेक केयर।